नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी की तैयारी एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसमें काफी समय लगता है, काफी प्रतिबद्धता, काफी मेहनत लगती है। आप में से काफी लोग जो हैं वो यूपीएससी की तैयारी एकदम जब परीक्षा होने वाली होती है उससे एक वर्ष पहले शुरू करते हैं, जो कि ठीक है, आप करने को कर सकते हैं क्योंकि हर किसी के पास उतनी लग्जरी, उतनी आजादी नहीं होती समय देने की। लेकिन तब भी मैं हमेशा यह बेहतर मानता हूं कि सबसे बढ़िया तरीका वो होता है तैयारी करने का जहां पर आप जो है एक बेहतर, एक ज्यादा प्रतिबद्ध और ज्यादा, जिसको हम कहते हैं एक शांत मन के साथ तैयारी कर पाते हैं, कम दबाव के साथ तैयारी कर पाते हैं। यह तब हो पाता है जब आप तैयारी कुछ वर्ष पहले शुरू करते हैं। यह अपने आप में बहुत आवश्यक है। मेरा यह मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि अगर आप कभी भी यूपीएससी के टॉपर्स को देखें, या टॉपर्स को भी नहीं, अगर आप चयनित विद्यार्थियों को देखें, तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कोचिंग या प्रॉपर फॉर्मल तैयारी शायद एक आध साल करी हो, लेकिन तब भी आपको बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनमें से लगभग सभी लोग, एक आध अपवाद की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन अगर 1000 लोग हैं तो 1000 में से शायद 980 लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी फॉर्म में यूपीएससी की तैयारी कम से कम 3 साल 4 साल पहले शुरू कर चुके थे। हो सकता है उनमें से कई का अटेम्प्ट पहला हो, लेकिन तैयारी वो इसकी 2 साल 3 साल पहले से कर रहे थे। जैसा कि आपको मैंने बताया, जब मैं पहले भी आपको मैंने एक सेशन में बताया है कि जब मैं आईआईटी कानपुर में पढ़ता भी था तो मेरे साथ के जो मित्र यूपीएससी को लेकर गंभीर थे, जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में आगे जाके या दूसरे अटेम्प्ट में एक बड़ी रैंक के साथ इस एग्जाम को निकाला, उन सबने अपनी तैयारी वास्तविकता में आईआईटी के 3rd ईयर से शुरू कर दी थी। आईआईटी की पढ़ाई अपने आप में टैक्सिंग होती है, उसमें मेहनत लगती है, तो जितना समय वो निकाल पाते थे, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियां छोड़ दी और आप सीधे सीधे पढ़ाई में लग गए। तो आप जो है दिन के 4 घंटे 5 घंटे टाइप का एवरेज आप निकालने लगे। 4 घंटे कम से कम आप कोशिश करने लगे, औसत आप निकाल पाए कि आप जो है एक सही तरीके से यूपीएससी के पाठ्यक्रम को पढ़ पाए, उसकी तैयारी कर पाए। ये एक चीज लोगों ने शुरू पहले ही कर दी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो एक इतना समय इस तैयारी में लगता है। तो आज के इस सेशन में, इस चर्चा में हम लोग बात करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए जो यूपीएससी की परीक्षा 2028 में देने वाले हैं। मतलब मानकर चलते हैं कि भाई यूपीएससी का जो कैलेंडर है वो जैसा अभी है लगभग वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा आने वाले 3 सालों में। तो हम ये मान सकते हैं कि मैं आज उस परीक्षा की बात कर रहा हूं जिसका प्रीलिम्स जो है वो मई 2028 में होगा। यानी कि आज से लगभग 3 साल बाद, आज से तकरीबन 3 साल बाद जिस परीक्षा का प्रीलिम्स होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 2028 के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं, कर चुके हैं और कर रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में, लेकिन उनको यह स्पष्टता नहीं है, यह क्लैरिटी नहीं है कि इस तैयारी में वास्तविकता में करें क्या और होता क्या है। इस कारण से आपके पास क्योंकि एक मार्ग क्लियर नहीं है, एक मार्ग आपके पास प्रशस्त नहीं है कि यार तैयारी हम अभी आज क्या करें। एग्जाम तो 2028 में होगा, तो भाई चलो हम जो है 2027 से बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई करेंगे, लेकिन अब 2025 जो बचा हुआ है वो, और 2026 में ऐसा क्या करें कि उस समय हमको मदद मिल जाए, उस समय जो है हमारी तैयारी का बोझ हल्का हो जाए, या फिर हम और एडवांस लेवल की और ऊंचे स्तर की तैयारी कर पाए। अक्सर लोग क्या करते हैं, भाई उनको लगता है अभी से तैयारी करनी है, तैयारी के लिए कुछ तो करना है, तो वो रैंडम किताबें खरीद लाते, कोई सी भी रैंडम किताबें खरीद लाते हैं, या फिर वो रैंडम आजकल यूट्यूब अवेलेबल है लोगों के पास, तो रैंडम यूट्यूब लेक्चर्स में बैठना शुरू कर देते हैं कि ये वाली मैराथन, वो वाली 12 घंटे की क्लास, ये वाला जो है भाई इसमें कंप्लीट कवरेज, इन क्लासेस में लोग बैठना शुरू कर देते हैं और लोगों को लगता है कि यार कुछ तो चलो कर रहे हैं। तो आइडिया ये है यार, अगर आप ऐसा कुछ तो करते रहोगे तो यार वो आपकी तैयारी को एक सही दिशा में लेकर जा नहीं पाता। ये कुछ तो वगैरह जो होता है, कहीं का कुछ उठा के पढ़ लिया, कहीं का कुछ उठा के पढ़ लिया, यार ये आपको ना एक सही नॉलेज के मार्ग पर लेकर नहीं जा पाता, एक सही ज्ञान के मार्ग पर लेकर नहीं जा पाता। इससे होता क्या है कि 2-3 साल बाद तक आप वो सब भूल जाते हो। यानी कि आप जो चीजें आज पढ़ भी रहे हो यार, अगर वो एक सही दिशा में आपको लेकर नहीं जा रही है, और इनका फायदा तब है जब वो आपको तैयारी की सही दिशा में लेकर जाए। अगर आपको तैयारी की सही दिशा में ये चीजें लेकर नहीं जा रही हैं तो 100% आप इनको भूलने वाले हो।
इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप 100% इनको भूल जाओगे, याद तो रहेगा नहीं। भाई याद कैसे रख लोगे आप? 3 साल 4 साल तक कोई रैंडम चीज कैसे याद रख लोगे? मतलब मुझे अपना खुद का एग्जाम्पल याद आता है, जब मैं मेरे ख्याल से IIT में 3rd ईयर में था, मैं भी 4th ईयर में था शायद तब, या 3rd ईयर में था शायद, मुझे ऐसा लगा कि यार यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। अब यार ज्यादा कुछ गाइडेंस तो थी नहीं, मैं कानपुर में था, कानपुर में ऐसा कोई कोचिंग का बहुत सीन वीन भी नहीं होता, पता भी नहीं था क्या करना है, समय भी नहीं था उतना, 3rd ईयर थोड़ा हैवी होता है IIT कानपुर में। तो यार और उस समय इंटरनेट, ये ई लर्निंग और ये जो होता है क्या बोलते हैं इनको, एडटेक कंपनियां, है ना, ये ऑनलाइन, ये सब तो कुछ था नहीं, हम बस इंटरनेट होता था हमारे पास। तो इंटरनेट पे देखना शुरू किया कि क्या पढ़ें। तो लोगों ने कहा इतिहास पढ़ लो, इतिहास कहानी है, समझ में आ जाता है। हमने कहा चलो इतिहास पढ़ लेंगे। इतिहास में कहा कि कौन सी किताबें देखी जाए, तो स्टैंडर्ड किताबों में नाम लिखे हुए थे कि सबको पढ़नी चाहिए। एक तो जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एक AL बाशम की द वंडर दैट वाज इंडिया। हम कहा पढ़ लेंगे यार। मैं गया, IIT कानपुर में एक शॉपिंग सेंटर था, वहां पे दुकान थी, वहां गया, मैं इन दोनों किताबों को खरीद लाया। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन अब आपको मिलता है सिर्फ 19,999 रुपये में। साथ ही 12 महीने का एक्सटेंशन भी आपको मिल सकता है। और एक ये ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो लेने के बाद आपको सारे के सारे बैचेस अवेलेबल हो जाएंगे, जो ऑलरेडी है और जो आने वाले हैं। आने वाले बैचेस में बाइलिंगुअल बैच जो आरंभ बैच है वो 31 मई से शुरू होने वाला है। हिंदी का बैच जो प्रारंभ बैच है वो शुरू होने वाला है 31 मई से ही, और इंग्लिश का बैच जो फाउंडेशन बैच है वो होने वाला है 31 मई से ही। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इन ज्वाइनिंग एनी ऑफ दीज बैचेस तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए 19,999 पे, क्योंकि ये जो ऑफर है ये लिमिटेड पीरियड के लिए ही है। अब यार दोनों किताबें बड़ी आसान है नहीं। अगर आप में से किसी ने पढ़ने की कोशिश करी है तो यार मतलब ये दोनों बड़ी कठिन किताबें हैं पढ़ने के लिए। तब भी मैंने पढ़ा, मैंने परिश्रम किया, मैंने बड़ा दिमाग लगा लगा के इन दोनों किताबों को पढ़ने की कोशिश करी और बड़ी अच्छी किताबें थी। मतलब मैं मानता हूं कि दोनों बहुत ही क्लासिक किताबें हैं, बहुत ही शानदार किताबें हैं। लेकिन मेरी यूपीएससी की तैयारी में इन किताबों को पढ़ने में मुझे करीब 6 महीने लग गए एक तो, और इन किताबों को पढ़ने से मेरी यूपीएससी की तैयारी में 0 कंट्रीब्यूशन हुआ। मतलब जब मैं प्रॉपर यूपीएससी की तैयारी करने पहुंचा तो भाई कोई मदद नहीं मिली मुझे किसी भी तरह की अपनी तैयारी में इन किताबों को पढ़ लेने के कारण। एकदम 0 कंट्रीब्यूशन था मेरी तैयारी में इन पुस्तकों का। तो यार अगर मतलब तो फिर क्या फायदा हुआ यार, अगर मैंने इन किताबों में जबरदस्ती 6 महीने माथापच्ची करी। मेरा कोई इंटरेस्ट तो था नहीं इस विषय में, मैं तो यूपीएससी के लिए ही पढ़ रहा था। तो और अगर पढ़ने के बाद आपको पता चला कि यार कुछ फायदा ही नहीं हुआ तो कोई पॉइंट नहीं है। तो बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो रैंडम कहीं से कोई वाले सर की क्लास कर ली, ये वाली एक किताब पढ़ ली, ये कहीं के नोट्स पढ़ लिए, ये हम रैंडम चीजें बिना किसी योजना के, बिना किसी नियोजन के अगर हम इनको पढ़ रहे हैं तो हमारे साथ वही होगा कि अपना ये जो एकाध एक्स्ट्रा साल हमको मिला है, देखो हमारे पास एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है, एक लाभ है। और वो लाभ क्या है कि बाकी अभ्यर्थी जो काम 1 साल 1.5 साल में करेंगे वो हम 3 साल में कर सकते हैं। तो हमारे पास उस काम को कायदे से करने का टाइम है, हमारे पास उस काम को समझ समझ के धीरे धीरे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ करने का टाइम है। बाकी अभ्यर्थियों को बहुत जल्दी में करना पड़ता है ये काम। जो बच्चा मेरे पास 2028 के लिए 2027 में आएगा, मैं उसको बोलूंगा कि भैया इकोनॉमिक्स 1 महीने में 1.5 महीने में खत्म करनी ही करनी है, पॉलिटी 1 महीने में 1.25 महीने में खत्म करनी ही करनी है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। पर आपके पास तो है, आप तो 3 साल पहले शुरू कर रहे हो। तो प्रॉब्लम यह है कि ये अगला 1-1.5 साल जो है अगर आप वेस्ट कर दोगे फालतू चीजें, यहां वहां की चीजें करने में, तो आप और वो बराबर पहुंच जाओगे। आप भी फिर 2027 पे पहुंच जाओगे। 2027 पे आ गए तो फिर तो जो वो कर रहा है वही आपको कर रही है ना, तो वो तो फिर सबके लिए ड्रिल सेम हो गई। तो 1-1.5 साल पहले तैयारी शुरू करने का जो एक आपको एडवांटेज मिल सकता था, वो एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। तो आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस परीक्षा को लक्षित कर रहे हैं, अगर यह आपका टारगेट है, तो आपके लिए एक कॉम्प्रेहेंसिव प्लान क्या होना चाहिए। मतलब वो प्लान जो वास्तव में आपको आज से, पहले दिन से, डे 1 से एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी की दिशा में लेकर जाए। वो प्लान, ये वो प्लान, ऐसा प्लान नहीं कि अभी चलो कुछ पढ़ ले, कुछ कर लो रैंडमली, कुछ पढ़ते रहो, बाकी 2027 में बताएंगे, नहीं वो सब नहीं। आज से ही आप जो पढ़ रहे हो वो आपको सीधा एग्जाम की दिशा में ही लेकर जाए। तो ये प्लान हम लोग आज डिस्कस करेंगे।
आप चूंकि 2028 में एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास ये सहूलियत है, आपके पास ये सुविधा है कि आप शुरू में धीमे पढ़ सकते हो। यह सुविधा आपके पास है। यह केवल 2028 वालों के पास है। जो 2027 का मैंने प्लान दिया था उनके पास भी यह सुविधा नहीं है। आपके पास यह सुविधा है कि आपको, क्योंकि अभी बहुत पढ़ने की आदत नहीं है, तो आपको शुरू में आपके पढ़ाई के टारगेट आप कम रख सकते हो, कम टारगेट के साथ आप पढ़ सकते हो। यह बात भी मानने की है कि भाई 3 साल बाद आपकी परीक्षा है, तो शायद आप लोग किसी कॉलेज में होंगे, अभी आपके कॉलेज का भी कुछ तो बर्डन होगा, कुछ तो आपको वहां पे समय देना पड़ता होगा। तो ऐसे में आप उसके साथ भी न्याय कर सकते हो। यह सुविधा आपको मिल सकती है अगर आप 2028 में परीक्षा दे रहे हो। चलिए, तो 2028 की परीक्षा के लिए आपको सबसे पहले कौन कौन सी चीजें आज नहीं करनी। पहली चीज जो आपको आज नहीं करनी है वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। अगर आप 2028 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको क्या नहीं करना है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके डोंट्स क्या हैं? आपके डोंट्स क्या हैं? आपके डोंट्स में पहला डोंट है कि आपको इस समय जो है करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाने। करंट अफेयर्स के नोट्स किसी भी तरह के नहीं बनाने। कोई करंट अफेयर्स के नोट ना बनाने, ना खरीदने, ना किसी सीनियर के लेने, ना किसी कोचिंग संस्थान के डाउनलोड करने, नहीं करना। आपको 2028 में एग्जाम देना है। अभी आज की तारीख में आपको कोई करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाने। करंट अफेयर्स में क्या कुछ करना है, क्या करना है मैं बताऊंगा, आप अभी चिंता मत कीजिएगा। लेकिन डोंट्स में यह है, अभी आपको कम से कम 2026 के अंत तक आपको करंट अफेयर्स का कोई एक पन्ने का भी नोट्स नहीं बनाना, ना ही डाउनलोड करना, ना कुछ देखना। आपको कोई भी रैंडम बहुत सारे यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं करने। यूट्यूब चैनल जो है, ऐसे 50 यूपीएससी कोचिंग्स के यूट्यूब चैनल मत फॉलो करो। उसमें क्या होगा कि अलग ये वाले सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हर चैनल पर अलग अलग सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, आप कंफ्यूज होगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो बेहतर है कि हमारे को ही फॉलो करो। आगे जाके आप कर सकते हो बाकी लोगों को भी फॉलो, शुरुआत में मत करो। शुरुआत में बहुत भटकाव होगा, आपका टाइम खराब होगा। यूट्यूब चैनल्स के पीछे मत भागो। मतलब ये मत करो कि भाई ये वाले यूट्यूब चैनल पे हम ये कर सकते हैं। देखो, ये आपको नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। किताबें नहीं खरीदनी है, सारी किताबें। ऐसा नहीं कि भाई आप जो है एक आध किताब में आपको बताऊंगा, मतलब अपने घर को लाइब्रेरी मत बना दो कि भाई चूंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा घर तो लाइब्रेरी जैसा दिखना चाहिए, हमारे पास तो 1000 किताबें अगर नहीं है तो हम क्या खाक तैयारी कर रहे हैं। यह बिल्कुल नहीं करना है। आपको मैं बताऊंगा कब कब कौन कौन सी किताबें आपको लेनी है, तो आप उस हिसाब से किताब खरीदिए जब आपको आवश्यकता है। उसका एक कारण यह भी है कि आपका एग्जाम दूर है, किताबों में अपडेशन होता रहता है, बेहतर किताबें भी कई बार आती रहती हैं। ठीक है, तो आपको सारी किताबें नहीं खरीदनी, कोई आपको किताबों को खरीदने के पीछे नहीं भागना है, ऐसा कोई विचार आपको नहीं बनाना है। यह बात क्लियर है कि नहीं है? किताब खरीदने के पीछे ऐसा कोई एकदम उत्तेजित नहीं रहना है कि भाई बहुत किताबें खरीद डालेंगे आज के आज। यह बात स्पष्ट हो गई, यह आपको नहीं करना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको आज पहले दिन नहीं करनी है। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो आपको निश्चित तौर पर नहीं करनी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है, आपके डूज क्या है, क्योंकि आपके पास टाइम है तो कुछ चीजें जो आपको एक्स्ट्रा करनी है। कुछ डूज क्या है मैं आपको अभी से बता रहा हूं, क्योंकि आपके पास इतना समय है कि अभी आप इन पर फोकस कर सकते हो। पहला डू ये है कि आप समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालें। समाचार पत्र पढ़ें, यह एक अच्छी आदत है। जो आदमी 1 साल के लिए आता है उसको हम कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास टाइम है तो पढ़ो, नहीं है तो मत पढ़ो। आपके पास टाइम है, आप कोशिश करें कोई सा एक अखबार, और कोशिश करें कि अच्छा अखबार कोई। अगर आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं थोड़ी बहुत तो आप, मेरे ख्याल से आप इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू पढ़ें तो आपको एक बेहतर, एक सही चीज मिलेगी। मेरे उस पे लेक्चर्स हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से पेजेस पढ़ने होते हैं। शुरुआत के लिए आप केवल फ्रंट पेज पढ़ें। अगर आपको शुरुआत चाहिए तो शुरुआत के लिए आप केवल उसका जो फ्रंट पेज है वो, और जो एडिटोरियल है, एडिटोरियल में भी कोई 1-2 छोटे एडिटोरियल, शुरुआत में 1 या 2 छोटे एडिटोरियल जो है उनको आप पढ़ने की कोशिश करें। इतना आप समाचार पत्र कम से कम रोज जो है आधा घंटा आप निकालें। यार आधा घंटा मैं अखबार के साथ बैठूंगा, कुछ तो पढ़ने की कोशिश जरूर करूंगा। तो ये इसका एडवांटेज आपको अभी बताऊंगा।
इसका एडवांटेज ये है कि आप जब अपनी वास्तविक तैयारी के मुहाने पर पहुंचेंगे, जब से, क्योंकि आप 2027-28 के मई में एग्जाम देने वाले हैं, तो आपका जो एग्जाम में करंट अफेयर्स आएगा वो आप ये मान के चलिए कि जनवरी 2027 से आएगा। तो जनवरी 2027 से तो आपको करंट अफेयर्स पे पूरा आक्रमण करना ही पड़ेगा। आपको उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसकी क्लासेस करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये ना आप पर एकदम पहाड़ की तरह नहीं टूटेगा। ये ऐसा होता है अक्सर बच्चों पे, जब करंट अफेयर्स करने का बोझ आता है तो उनके सारे सब्जेक्ट छूट जाते हैं फिर उस चक्कर में, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा पहाड़ सा टूट जाता है बच्चों के ऊपर, एक पहाड़ की तरह टूट जाता है। ये पहाड़ नहीं टूटना चाहिए। ये पहाड़ कब नहीं टूटेगा? जब आप पहले से ही उसकी तैयारी करते आए हैं। करंट अफेयर्स से एक प्रकार की मित्रता, एक प्रकार का जिसको हम कहते हैं साहचर्य, एक प्रकार की सहजता आप बनाते आए हैं, एक उसके साथ कोऑर्डिनेशन आप बनाकर चल रहे हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ा काम ये कभी नहीं बनेगा। एक अखबार आप जरूर पढ़ें। दूसरी चीज जो है, जो मैं कहूंगा यार, ये ना खास तौर पे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं खास तौर पे कहूंगा कि थोड़ा सा लिखने और अभिव्यक्ति की आदत डालें। बहुत दुख के साथ मुझे यह बात कहनी पड़ रही है कि यार हमारे हिंदी माध्यम के खास तौर पे बच्चे जो हैं, यार राइटिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपके साथ। अब मैं नहीं जानता कि स्कूलों में आपको राइटिंग अच्छे से क्यों नहीं सिखाई गई, या फिर आप हिंदी भाषा में, अगर आपने अपने कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाई करी है, तो आप हिंदी भाषा को ठीक से क्यों नहीं लिख सकते। लेकिन मैं दावा कर सकता हूं कि बच्चे जो ये 2 लाइनें मैंने लिखी है, इनको सीधा नहीं लिख सकते आप में से आधे बच्चे। ये मैं दावा कर सकता हूं। अब मतलब मुझे पता है मेरी बात बुरी लग रही होगी बहुत लोगों को, लेकिन वो सच है। मतलब एक पेज मैं एक्चुअली ये प्रैक्टिस करवा चुका हूं बहुत सारे बच्चों से। मेरे को बहुत सारे बच्चे उत्तर लिख के भेजते हैं बहुत सारे प्रश्नों के। तो यार उनमें से आप विश्वास नहीं करोगे, 99% उत्तर जो होते हैं उनमें हर पेज में कम से कम 5 गलतियां होती हैं। कम से कम 5 गलतियां हर पेज में। तो यार जब आप यूपीएससी जैसा एक गंभीर एग्जाम देने जा रहे हो और आपकी राइटिंग का स्तर ये है, तो यार कोई भी एग्जामिनर जो है वो आपसे नाराज होता है। उसको आप अच्छे अभ्यर्थी नहीं लगते, उसको आप सीरियस नहीं लगते। एक आध गलती कहीं हो जाए कोई बात नहीं, चलता है, हर कोई माफ करता है। एक आध गलती सबसे होती है, मेरे से भी होती है, कोई बात नहीं। लेकिन यार अगर आपके हर पन्ने में 5 गलतियां हैं, तब उसे आपकी साक्षरता के स्तर पर ही संदेह होना शुरू हो जाता है। और अगर आपकी साक्षरता पे उसको संदेह है, तो निश्चित तौर पे आपको वो नंबर तो ढंग के नहीं देगा, या देगा, आपको ढंग के अंक तो नहीं देने वाला है। तो लिखने और अभिव्यक्ति की आदत आप डालें। लिखने और अभिव्यक्ति से मेरा मतलब क्या है? बहुत सिंपल चीज है यार। आप क्या करो, कोई भी चीज आप पढ़ो, जैसे, और अभिव्यक्ति मतलब सेंटेंस बनाना आना चाहिए। एक तो गलती होती है लिखने की, गलती की मात्रा उल्टी लगा दी, दूसरे को, यार कितने सारे बच्चे होते हैं जो दूसरा शब्द मेरे को ऐसे लिख के भेजते हैं, दूसरे। कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सच बता रहा हूं, अभी रोज आते हैं ऐसे आंसर, दूसरे। ठीक है, क्या बोलते हैं? भितरी, भीतरी को भितरी। ये मात्रा इत्यादि की गलती जो है, ये बेटा ये ठीक करनी है। ये तो हो गई आपकी भाषा की गलती। अभिव्यक्ति की गलती का मतलब ये है कि आप जो है एक वाक्य बना रहे हैं, एक सिंपल सा वाक्य बनाना है आपको भाई कहना है कि मैं 2028 में परीक्षा देना चाहता हूं, उसके लिए मैं अभी से तैयारी प्रारंभ करना चाहता हूं। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं कि इस समय में क्या क्या करूं? एक लंबा सा वाक्य है, ठीक है। यह बात अगर आपको कहनी है बेटा, लोग इतने गलत तरीके से, इतने ज्यादा गलतियों के साथ, मैं तैयारी करूं 2028 में कैसे, बताओ मुझे। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे ऐसे ईमेल्स आते हैं, मेरे को रोज आते हैं, और वो आप में से ही लोग करते हैं जो देख रहे हैं, है ना। तो इसमें कोई, देखिए, अपनी कमियों को पहचान कर उन पे काम करना चाहिए, उनसे मुंह नहीं छुपाना चाहिए। ये कमी है हम में, इस बात को मानते हैं यार। मतलब मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन वो दिखाना फिर प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा उन बच्चों की। मेरे को ऐसे ईमेल्स आते हैं, मैं 2029 एग्जाम दूं कैसे, बताइए, बताओ, किताब पढ़ूं कौन किताब पढ़ूं मैं। मतलब यार ये हिंदी भाषा में आप एक वाक्य फ्रेम अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो बड़ी दिक्कत है ना बेटा। एग्जाम कैसे दोगे आप?
निबंध कैसे लिखोगे आप 150 वर्ड का 250 वर्ड का आंसर कैसे लिखोगे आप, अपने वैकल्पिक विषय में उत्तर कैसे दोगे आप, इंटरव्यू में बात कैसे करोगे आप। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो ये जो है लिखने में इस तरह की गलतियां, और सेंटेंस फॉर्मेशन, वाक्य बनाना, ये आपको आना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल, जो स्कूली बच्चों की किताबें आती थी, इमला की, श्रुतलेख की, जो स्कूली बच्चों की किताबें आती थी, उनकी आप मदद ले सकते हैं। आजकल इतने सारे ऑडियो पॉडकास्ट चल रहे हैं, कोई भी हिंदी का पॉडकास्ट सुनना शुरू कर दो। एक पुलियाबाजी नाम का पॉडकास्ट है, मैं वो सुनता हूं, काफी हिंदी भाषा में आता है, उसको सुनो और उसमें जो बात वो कह रहे हैं उन तर्कों को अपनी भाषा में आधा पन्ना रोज लिखने की कोशिश करो। आधा पन्ना, ज्यादा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि रोज बैठ के किताबें लिखना शुरू कर दो, नहीं, आधा पन्ना रोज लिखो। ये आपको अभी से आपको ये काम कुछ करने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, बाकी बच्चों में ये प्रॉब्लम रहेगी पर उनके पास टाइम नहीं होगा, आपके पास टाइम है, तो आप इसको सुधार सकते हो। तीसरी चीज जो आप अभी कर सकते हो, अभी से कर सकते हो, वो है सीसैट। सीसैट की तैयारी मैं मानता हूं कि यार ये ना एक स्किल है, और सीसैट की तैयारी हिंदी मीडियम के बच्चे इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि उनमें यह स्किल कम है। जैसे गणित है आपका, रीजनिंग जो आपका हो गया, या गणित का भाग हो गया क्वांट वाला, या अंग्रेजी भी हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो है, ये सब एक स्किल है। और इस स्किल को आप जब जल्दबाजी में एग्जाम के ओरिएंटेशन से सीखते हो तो आप अक्सर नहीं कर पाते। सीसैट एक नॉर्मल पेपर की तरह लो आप, बहुत सिंपल तरीका है। आप एक कोई भी बैंक पीओ इत्यादि की किताब खरीद लाओ, कोई सी भी एक, कोई सी भी, नाम मत पूछना मेरे से, कोई सी भी ले आओ, किसी भी पब्लिशर की कोई सी भी, आप एसबीआई पीओ की किताब ले आओ, और बस आप ये टारगेट बना दो कि यार मुझे इस किताब को खत्म करना है। आपके पास साल भर का टाइम है, आप रोजाना 1 घंटा भी इसको दोगे तो आपका खत्म हो जाएगा 1 साल में। अगर आपने ये कर लिया, ये किताब आपने पूरी कर दी, तो आपका 99% चांस है, 1% में हमेशा छोड़ता हूं, कभी कभी बहुत ही अजीब पेपर आ जाता है तो उसको तो छोड़ देते हैं, लेकिन 99% इस बात की संभावना है कि आपको जो है आमतौर पर क्या होगा कि भाई आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीसैट आपका आसानी से हो जाएगा। तो आपके ऊपर जो सीसैट का दबाव एक तलवार लटकती रहती है, उस पर आप अभी से काम कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके डूज हैं, जो आपको अभी से करने चाहिए, पढ़ाई करने के अलावा। पढ़ाई के अलावा ये वाले डूज हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं एक बार कैलेंडर पे। मैं आपको एक बार कैलेंडर समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आपको 2028 के मई का पेपर देना है तो आपको आपकी पढ़ाई को किस तरह से स्ट्रक्चर करना चाहिए, किस तरह से आपको उसकी संरचना करनी चाहिए। एक बार इसका मैं प्रयास करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। इसमें कहीं से टेबल वेबल आती थी ना, मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, टेबल बन जाती थी ना किसी तरह से, सुना तो था लेकिन दिख नहीं रहा। मोर रिसोर्सेज में आ जाएगा क्या? नहीं, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, हाथ से बना लेते हैं टेबल। वो बनी बनाई आ जाती है तो ना, तो लाइनें वाइनें सीधी खिंच जाती हैं, पर चलो कोई बात नहीं, अब हम हाथ से बना लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यहां पर वर्षों का बंटवारा कर लेते हैं। 2025 में अभी हम हैं, ठीक है। 2026 हमारे पास पूरा है, 2027 है हमारे पास, और 2028 का हम ये मानकर चलेंगे कि हमारे पास मई तक का समय है। तो यहां पर मैं एक बार महीने भी लिख देता हूं ताकि किसी प्रकार का कोई समस्या ना रह जाए, ठीक है। तो यहां पर मैं महीने लिख देता हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहां पे अंग्रेजी में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये भाई हो गए आपके 12 महीने। तो हम एक बार, अब थोड़ा बहुत पास पास लिखा है क्योंकि एक ही बोर्ड में भरना है ये सब, तो हमको जो है हम कोशिश करेंगे कि 2025 से लेकर 28 तक आपके समय का बंटवारा कैसे होना चाहिए, इस तैयारी के दौरान उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो 2028 को ही खत्म कर देते हैं कि देखो भैया 2028 में मई में कहीं पर जाके आपका प्रीलिम्स होगा, ठीक है। तो 2028 में आपको कुछ भी नहीं करना है, पूरा का पूरा टाइम जो है आपका 1 जनवरी 2028 से आपको क्या करना है, प्रीलिम्स का रिवीजन करना है।
मतलब कुछ भी आपको इसके अलावा नहीं करना। मेंस की किताबें, ऑप्शनल की किताबें, बाकी सब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस सब उठा के ऊपर रख देना है। बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना इनमें से किसी भी चीज को, क्योंकि याद रखिए इस एग्जाम का सबसे तिकड़मी, सबसे ट्रिकी पार्ट अगर कुछ है तो वो प्रीलिम्स है। ये आपको याद रखना है। इस एग्जाम में सबसे कठिन कोई हिस्सा है तो वो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा का निकलना बहुत जरूरी है, तो उसमें किसी भी तरह की कोताही, किसी भी तरह की कमी आपको नहीं रखनी है। 2028 में आपको प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपको यहां तक रहना है। ठीक है, ये बात स्पष्ट है कि नहीं है? माफ कीजिएगा। तो 2028 जो है ये आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ जी, तो 2028 जो है इसमें हम जो है प्रीलिम्स के लिए पूरा का पूरा 2028 जनवरी से मई तक केवल प्रीलिम्स का रिवीजन होगा। अब हम आते हैं 2025 पर। 2025 पे हम ये मानते हैं कि मई लगभग निकल गया है, तो हम एक तरह से ये समय तो हमारा अब जा चुका है। ठीक है, हम लगभग जून से तैयारी शुरू करने की बात करते हैं। लगभग हम 1 जून से मान के चलते हैं कि हम तैयारी करेंगे। तो यार जून से हमारी जो तैयारी होगी इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम किस तरीके से चलाएंगे। देखिए आपको करना क्या है, आपको एक चीज इस समय करनी है कि आपको पहले कुछ महीने बहुत ही सॉलिड, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जितने भी यूपीएससी के विषय हैं उन विषयों की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। कौन कौन से विषय हैं मैं आपको बता देता हूं जिनकी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। वो विषय है आपके इतिहास, वो विषय है आपके भूगोल, वो विषय है आपके इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप ये कर सकते हैं कि कक्षा 10 तक तो जरूर पढ़ें। 11वीं और 12वीं में, क्योंकि 9, 10, 11, 12 होता है, 11, 12 में गणितीय भाग छोड़ दें। बहुत सारा आपको गणितीय भाग मिलेगा, माइक्रो की नहीं पढ़नी है, गणितीय भाग मिलेगा वो छोड़ दें, ये आपको छोड़ देना है। बाकी आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आपका हो गया। आपका भारत का राजनीति शास्त्र जिसको हम सिविक्स या पॉलिटी कहते हैं, ये आपको पढ़ना है। आपको विज्ञान की एनसीईआरटीज जो है, साइंसेस की एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है। साइंसेस की एनसीईआरटी में चाहूंगा आप केवल 10वीं क्लास तक पढ़ें। विज्ञान को आप केवल 10th तक पढ़ें। केवल बायोलॉजी की जो किताब है वो आप 11th 12th की भी पढ़ें। बायोलॉजी के अलावा अन्य कोई किताब, फिजिक्स या केमिस्ट्री की किताबें आपको 10वीं के बियॉन्ड नहीं पढ़नी। बहुत ही आसान किताबें हैं, बच्चों वाली किताबें हैं एकदम, ये आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। पर्यावरण की कुछ किताबें आती हैं, वो भूगोल के ही अंतर्गत आ जाती हैं, लेकिन अगर कुछ जगहों पे अलग से भी आपको मिलती हैं तो उनको आप अवश्य पढ़ें। तो ये कुछ किताबें हैं, याद रखिए जो आपको मैंने सूची बताकर दी है ये एनसीईआरटी की किताबें हैं। इनमें से एक भी किताब को खरीदने की जरूरत नहीं है, ये सारी की सारी किताबें फ्री डाउनलोड अवेलेबल है। इन सारी की सारी किताबों को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके इनका पीडीएफ आप सीधे डाउनलोड कर सकते हो। नहीं मिले मेरे से मांग लेना, मैं दे दूंगा। ठीक है, आपको ढूंढने में, डाउनलोड करने में तकलीफ हो रही हो मेरे को बोल देना, क्योंकि ये कॉपीराइट नहीं है। मतलब इन पे जो है एनसीईआरटी ने खुद ही कह रखा है डाउनलोड करके बांटो, कोई दिक्कत नहीं है। आप डाउनलोड करके बेच नहीं सकते, बांट तो सकते ही हो। ठीक है, तो आप जो है ये फ्री में डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, तो इनको खरीदने की कोई पैसा खर्चा करने की कोई खास जरूरत इस पे है नहीं। तो आपको करना क्या है, 2025 का जो आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 7 महीने जो हैं, इन 7 महीनों में आपको फोकस करना है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। आपको एक बार पढ़ लेना है। अगर आपका ऑप्शनल तय है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पहला 1 महीना आप लगाइए, 2-3 ऑप्शनल्स को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन पेपर्स देखिए क्या आते हैं, अपने मित्रों से चर्चा कीजिए, थोड़ा सा देखिए कि यार क्या ऑप्शनल विषय आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। बेहतर होगा अगर आप इस समय को अपने ऑप्शनल में लगा दें और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक पेपर, जो पहला पेपर है, वो आप यहां पर खत्म कर लें। और साथ के साथ आप यहां पर इस टाइम पर जो आपको मैंने एनसीईआरटी की सूची दी है, इस एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाकर पढ़ लें।
ठीक है, नोट्स बनाकर पढ़ लें। अब देखिए, नोट्स बनाने में आपको थोड़े कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, एक दो ट्रायल लगते हैं, इसीलिए मैंने इस काम के लिए 7 महीने दिए हैं आपको, वरना एक काम 3-4 महीने से ऊपर का नहीं है। क्योंकि नोट्स में क्या होगा, शुरू शुरू में आप नोट्स बनाओगे, आपको हर लाइन जो है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, तो अब इसमें क्या है, हाँ जी, अब इसमें क्या करेंगे हम, तो माफ कीजिएगा, तो भाई ये जो है आपको इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, इसके प्रॉपर एकदम इनके बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके के नोट्स जो है वो हम बनाएंगे, और इन नोट्स को बनाकर हम लोगों को जो है ये डालना होगा। ठीक है, ये नोट्स अगर हम अच्छे से बनाएंगे तो इन नोट्स के साथ जो है हम इसको, ये हमारे लिए एक एसेट बन जाएगा। आगे भी जाके जब हम यूपीएससी की तैयारी अच्छे से करेंगे, जब हम यूपीएससी के लिए प्रॉपर सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, तब हमारे ये काम आएगा। तो 2025 में आपका अचीवमेंट ये हो गया कि आपने सभी विषयों के एनसीईआरटी पढ़ ली, सभी विषयों के एनसीईआरटी आपने खत्म कर दी। अगर आपने एनसीईआरटी का समापन कर दिया है, अगर आपने एनसीईआरटी की पूरी प्रक्रिया जो है वो आपने खत्म कर दी है, तो एनसीईआरटी अगर आपकी खत्म हो गई है, तो निश्चित तौर पर इसमें क्या होने जा रहा है, आपको ये क्लियर हो जाएगा माफ कीजिएगा, अगर आपने एनसीईआरटी खत्म कर दी है तो फिर हम इसमें यह कर सकते हैं कि हम यह मान लेंगे कि आपको हर विषय की अच्छी खासी समझ अब आ चुकी है। तो 2025 में हमको इतना काम करना काफी है, इतना हमारे लिए काफी है। 2026 जब शुरू होगा तो आपको करना क्या है, 2026 से कम आप, अच्छा इस दौरान आप सभी, मेरा आग्रह यह है, या तो एक न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, या फिर जो मेरी द हिंदू की क्लास होती है उस क्लास को करते रहें, बस उसके नोट्स वोट्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। अखबार की जो एक क्लास है उस क्लास को करते रहिए और कुछ मत कीजिए, उस क्लास को बस एंजॉय कीजिए, बैठिए, सुनिए, जो चर्चा हो रही है उसको एंजॉय कीजिए, उसमें आप जो है आनंद लीजिए उस क्लास का, उसमें आपको और कुछ करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है। अब 2026 में हम क्या कर सकते हैं, 2026 में हम क्या करेंगे, 2026 से आपको क्या करना है, आपका ऑप्शनल में अब एक मोमेंटम बना हुआ है, तो 2026 में आपको कम से कम पहले 4 महीने यानी कि अप्रैल के महीने तक आपको क्या करना है, 70% टाइम अपने ऑप्शनल को देना है। मेरा टारगेट यह है कि यहां तक आते आते, अप्रैल आते आते आपका ऑप्शनल खत्म हो जाए। आपका ऑप्शनल जो है वो इस पॉइंट तक आते आते आप उसे समाप्त कर चुके हैं एक बार। कब से शुरू किया था हमने, मान लो जून जुलाई से शुरू किया था, अप्रैल आते आते हमने अपना ऑप्शनल जो है, ऑप्शनल का मतलब उसका पेपर 1, उसका पेपर 2, उसकी एक कोई टेस्ट सीरीज, जहां से भी आप कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, उसकी एक कोई टेस्ट सीरीज हम कर चुके हैं, उसमें आंसर राइटिंग सीख चुके हैं। यह हमको खत्म करना है, 70% टाइम अपना ऑप्शनल को देना है, 30% समय जो आपका है वो अब आपको जनरल स्टडीज को देना शुरू कर देना है। ठीक है, यह बात क्लियर है। यह आपको 30% टाइम जो है अपना जीएस को देना है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। यहां पे आप करते जाइए, धीरे धीरे कुछ कुछ विषय आप खत्म करेंगे। 4 महीने हैं, मैं मानता हूं 30% टाइम दे रहे हो, मान लो आप पॉलिटी से शुरू कर रहे हो तो आपकी कम से कम पॉलिटी खत्म हो जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप केवल पॉलिटी भी खत्म कर पाए हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो बचे हुए 8 महीने हैं, इन 8 महीनों में मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना 20% टाइम दीजिए सीसैट को, और आपका 80% टाइम जो है वो जाना चाहिए जीएस को इस पूरे बचे हुए वर्ष में। और याद रखिए, सीसैट मैंने आपको बोला कि आप इस समय भी कर रहे हो, शुरुआत में भी आप सीसैट भी, यहां पर आपको सीसैट भी करते रहना है शुरुआत वाले पहले वर्ष में। ठीक है, तो सीसैट भी, यानी कि 2026 जब तक आपका खत्म होगा तब तक आपका, हम ये कह सकते हैं कि आपका जनरल स्टडीज करीब करीब आधा खत्म हो चुका होगा। भाई 8 महीने हैं आपके पास अभी, और 8 महीनों में आप 3, 4, 5 विषय तो और कर ही, 4 विषय तो और कर लोगे, क्योंकि 80% टाइम दे रहे हो अपना, और बचा हुआ 20% टाइम सीसैट को दे रहे हो। सीसैट को आपने यहां पर भी टाइम दिया था थोड़ा सा, तो सीसैट भी आपका, आप ये मान सकते हो कि एक बार पूरी तरह से खत्म हो गया है, और आपका कम से कम आधा जनरल स्टडीज यहां पर खत्म हो चुका है। अब आप आओगे 2027 में। 2027 में आपको यही कंटिन्यू करना है,
20% समय या 25% समय सीसैट को, 80% समय जो है वो आपको जीएस को देना है। ये आप कब तक करते जाएंगे? ये आप करते जाएंगे लगभग जुलाई तक। लगभग जुलाई तक आपको यह करना है। यह बात क्लियर हो गई? तो आप जब जुलाई तक ये करते चले जाएंगे तो जुलाई तक फिर क्या हो जाएगा? आपका सीसैट 100% खत्म हो जाएगा। बेटा सीसैट के आप चैंपियन बन जाओगे। सीसैट में तो आपको कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, सीसैट में कभी आप अटकोगे ही नहीं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहां पर इस पॉइंट पर आते आते आपका जीएस जो है वो समाप्त हो जाएगा। यानी कि आपका सिलेबस पूरी तरह से हमने कब खत्म करवा दिया? जुलाई 2027 में। अब देखो जुलाई 2027 में जब आपके बहुत सारे 2028 के अभ्यर्थी एक्चुअली तैयारी शुरू कर रहे होंगे, आप क्या क्या कर चुके हो? आप अपना सीसैट खत्म कर चुके हो, आप अपना जीएस का पूरा सिलेबस कर चुके हो, आप अपना पूरा ऑप्शनल टेस्ट सीरीज के साथ कर चुके हो, आप सारी एनसीईआरटी कर चुके हो। बचा क्या कुछ? हो तो गया। तो अब आपको क्या करना है? जुलाई के बाद आपको बचा हुआ समय जो है ये आपको लगाना है जुलाई से लेकर दिसंबर तक ऑप्शनल प्लस मेंस ओरिएंटेड रिवीजन। मेंस ओरिएंटेड रिवीजन की कॉन्सेप्चुअल भाग जो है, जो चीजें मेंस में ज्यादा आती हैं, जैसे जीएस 4 का पेपर हो गया, ये सारी चीजें, आपका इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, जो चीजें प्री में कम आती हैं मेंस में ज्यादा आती हैं, उन चीजों का रिवीजन आप यहां पर करते चले जाएं। ठीक है, ये आपको यहां तक करना है, ये आपको दिसंबर तक करना है। और जैसे ही आप 1 जनवरी 2028 पे जाते हैं, 1 जनवरी 2028 से आपका तो एकदम एजेंडा क्लियर है। आपको रोज एक टेस्ट पेपर करना है, रोज एक टेस्ट देना है आपको, और केवल प्रीलिम्स और सीसैट का रिवीजन करना है और कुछ भी नहीं करना। अनअकैडमी मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम शुरू होने वाला है और GS1, GS2, GS3, GS4 और ऐसे का कंटेंट अगर आप एनरिच करना चाहते हैं तो सब कुछ एक ही थाली में आपको मिलेगा मात्र 5,999 रुपए में। पर अगर आप चाहते हैं किसी एक पेपर के कंटेंट को एनरिच करने के लिए, जैसे GS1 हो या GS2, GS3, GS4 या सिर्फ एसए, तो उसके लिए आप मॉड्यूलर कोर्सेज भी ले सकते हैं विच आर अवेलेबल फॉर 1,999 रुपए। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे यूपीएससी के ऑप्शनल बैचेस भी लॉन्च होने जा रहे हैं 12 जून से, जो कि सिर्फ 8,499 रुपये से अवेलेबल है। और हमारे जो ऑप्शनल कोर्सेज अवेलेबल होने जा रहे हैं वो है PSIR जो इंग्लिश में, और सोशियोलॉजी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, फिर मैथमेटिक्स सिर्फ इंग्लिश में, एग्रीकल्चर इंग्लिश में, फिर पब एड है इंग्लिश में, एंथ्रोपोलॉजी इंग्लिश में, ज्योग्राफी इंग्लिश और इंग्लिश में, और हिस्ट्री है इंग्लिश और हिंदी माध्यम में। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बेटा ये इस बोर्ड पर मैंने आपके लिए जो प्लान बनाया है, ये वो प्लान है जिसके जरिए आप जब तक एग्जाम देने पहुंचोगे तब तक आप, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं डाला मैंने आप पे, ऐसा भी नहीं कहा कि 1 महीने में सब खत्म कर दो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आपने अपना पूरा पाठ्यक्रम समय रहते समाप्त किया, उसका कम से कम 2 बार रिवीजन किया और उसके बाद आप एग्जाम देने गए। हमने एक भी चीज को यहां पर नहीं छोड़ा है। तो ये जो है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले दिन से आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आज से आप जो पढ़ाई कर रहे हो, वो सारी की सारी पढ़ाई आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको रैंडम चीजें नहीं पढ़ रहे हो कि कुछ भी पढ़ रहे हो आपने कहीं से उठा के कुछ भी पढ़ना शुरू कर दिया। यहां पर याद ये रखिएगा कि 2027 में जनवरी से आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी बढ़ाने हैं, लेकिन तब तक आप ऑलरेडी इतने अभ्यस्त हो चुके होंगे कि आपको उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको हमेशा देखनी है, लेकिन 2026 के अंत तक नोट्स वगैरह नहीं बनाने। 1 जनवरी 2027 से नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये वाली योजना जो है इसका लाभ आपको उठाना, पर ये वाली जो प्रक्रिया है, ये वाला जो हमारा प्रोसेस है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो 2028 का एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो आप देश के कुछ सबसे शानदार स्टूडेंट्स में से एक होंगे, कुछ सबसे शानदार एस्पिरेंट्स में से एक आप निश्चित तौर पर होंगे, जो अपना पाठ्यक्रम न सिर्फ पूरा कर चुके हैं बल्कि अपने पाठ्यक्रम को आप कई कई बार रिवाइज भी कर चुके हैं। ये बात क्लियर हो गई? ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो अभी के लिए इतना ही है। यही वो एक योजना है, डूज एंड डोंट्स आपको बताए मैंने, क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए, आपके पास एक्स्ट्रा समय है, ये एक बहुत बड़ी सुविधा है।
इस सुविधा का प्रयोग कीजिए, है ना। इस सुविधा को नष्ट मत कीजिए, व्यर्थ मत कीजिए सोचकर कि चलो कुछ भी रैंडम चीजें पढ़ते रहते हैं, ना 25 जगह यूट्यूब पे यहां वहां लेक्चर देखते रहते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप भी 2027 में फिर बाकी अभ्यर्थियों की तरह अपने पाठ्यक्रम को ढंग से करना शुरू ही करोगे। मेरा आग्रह यही है कि एक ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से, ज्यादा एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।